Hello everyone, welcome to my first lecture of NCPC. Today I am going to discuss about your first chapter, that is acid and base. So today I am going to cover your chemistry lecture, that is acid and base. Today, today we are going to discuss about what is acid, what is base, what it is application, and what is the reaction, what is the property of acid and base. Before going to start the lecture, I will explain you what is chemistry, because we are going to deal with the chapter that is chemistry, myself Parvinder Shah. So basically, the study of chemical reaction, the study of chemical science, that is known as a chemistry. Basically, chemistry are divided into two parts: inorganic chemistry or organic chemistry. In inorganic chemistry, you are going to study about the matter, means all the elemental studies we are going to learn in the inorganic chemistry, and all the hydrocarbon reaction that you are going to study in the organic chemistry. So one by one, we are going to discuss about what is acid, what is base, what it is property, how how the reaction take place. Okay, so let's begin this introduction. You have learned in the previous class that the sour and bitter taste of the food are due to the acid or base respectively present on them. आपने ऑलरेडी इस चीज के बारे में स्टडी किया अपने प्रीवियस क्लास में कि कोई भी चीज खट्टा लगना या कड़वा लगना, कोई भी फूड अगर हमें खट्टा या कड़वा लगता है, इसका मतलब उसके अंदर या तो एसिड प्रेजेंट है या तो बेस प्रेजेंट है, ये दोनों में से एक प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जो एसिड होता है वो खट्टा लगता है, ये चीज की प्रॉपर्टी है, और जो बेस होता है वो क्या होता है, दैट इज अ कड़वा। If sometime in the family suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और baking soda? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपके फैमिली में कोई भी मेंबर अगर उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, इफ इट इज ईटिंग ओवर ईटिंग, अगर वो ज़्यादा खाने खाने के बाद अगर उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या सजेशन करोगे कि जो भी रेमेडी दिया है उसमें कि क्या सजेशन करोगे, लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा? विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? तो सबसे पहला तो हमें ये सोचना है, रेमेडी देने से पहले सोचना है कि इन सब में क्या प्रॉपर्टी है, और एसिडिटी होना, एसिडिटी क्यों हुआ, और एसिडिटी को इन सब में है क्या उसको क्योर कर सकता है। Surely you must have knowledge about the ability of acid and base to nullify each other effect. तो आपको थोड़ा बहुत तो कंफर्मेशन है, थोड़ा बहुत एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो किस तरह का इसका रिजल्ट जो होता है, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर होता है, इसका आपको बेसिकली आइडिया है। तो उसमें you are definitely going to give the baking soda, because acid को क्योर करने के लिए यू आर अप्लाई द बेस, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दैट इज ऑलवेज प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, जिसके थ्रू ये एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सार एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। तो ये तो बात हो गई कि कुछ फूड, कुछ सब्सटेंस हम टेस्ट के थ्रू बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है, but without tasting, how we can identify कि the given substance, because acid, सब acid edible नहीं होते हैं, acid are very क्या होता है, वेरी डेंजरस फॉर अस। अगर वो HCl और H2SO4 जैसे एसिड हो गया तो बहुत ही खतरनाक एसिड होते हैं। तो सब एसिड को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो एसिड है कि बेस है। अगर वो खट्टा है तो एसिड है, बिकॉज वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो विदाउट टेस्टिंग द सब्सटेंस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है क्या बेस है? सबसे पहला वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसिड। एसिड होता क्या है? तो
सबसे पहला definition of acid. What is the definition of acid? When the substance dissolved in water to release H plus ion are called acid. कोई भी सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस को हमें ये पता करना है कि वो सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। तो वो सब्सटेंस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें के H प्लस आयन बाहर निकलता है, तो दैट सब्सटेंस आर कंसीडर्ड टू बी द एसिड। This was the statement which was given by a chemist or a scientist, that name is uh, Arrhenius. Arrhenius was a scientist जिसने सबसे पहले डेफिनेशन दिया है कि कोई भी सब्सटेंस को, जब हम कोई सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं, अगर उसमें से H प्लस आयन बाहर निकलता है तो दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड टू बी एसिड। So this is the definition of acid according to the Arrhenius theory. Now, what is the property of acid? ठीक है, क्या सार ही एक एसिड का प्रॉपर्टी है? तो नहीं, खट्टा लगना ही एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है एसिड का। तो क्या क्या है हम जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है कि एसिड इज सार इज टेस्ट। अगर कोई भी चीज खट्टा लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज एसिड। एक टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो ये सेकंड इंडिकेशन है कि विदाउट टेस्ट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है। तो वी हैव अ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है जिससे वो हमको इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है, वी हैव द टू टाइप ऑफ लिटमस पेपर, एक तो रेड लिटमस होता है, एक ब्लू होता है। तो अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, हमने उसके ऊपर सॉल्यूशन डाला, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द फाइनल इंडिकेशन कि वो एसिड ही है। अगर हमने रेड यूज किया, उसके ऊपर सॉल्यूशन डाल रहे हैं, तो उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लिटमस पेपर यूज करें फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड, then the blue litmus paper will definitely change into the red litmus paper, और red में convert हो जाएगा, and that is the indication कि जो substance है वो क्या है, acid है। Now the next property of acid is dissolve in water produce H plus ion। तो ये तो definition में हमने स्टडी किया था कि कोई भी substance जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें के H प्लस आयन अगर बाहर निकलता है तो उसको हम एसिड कहते हैं। नाउ और क्या प्रॉपर्टी है, तो और प्रॉपर्टी में यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पीएच। हम लोग पीएच के बारे में बाद में बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे एसिड में पीएच क्या इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे। अगर पीएच क्या है, क्या रेंज रहेगा तो एसिड होगा। तो pH एक स्केल की तरह एक मीटर होता है। आई विल शो यू इन द केस ऑफ द pH के बारे में हम लोग पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे pH जो होता है इट्स लाइक अ स्केल। जैसे हम लोग मेजरमेंट करने के लिए स्केल यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का एक स्केल होता है जिसका रेंज 0 से शुरू होता है एंड 40 पे खत्म होता है। तो वहाँ पे 0 से लेके 6 तक का जो रेंज है दैट इज कंसीडर्ड टू बी एसिड, मतलब वो पीएच में 0 से लेके 6 तक का जो रीडिंग होता है दैट इज कंसीडर्ड टू बी एसिड। तो एसिड का जो पीएच है दैट इज 0 to 6। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल ऑफ एसिड आर विनेगर, HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिया एसिड का, एंड इट गिव द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कुछ कुछ एसिड है जैसे हम डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसमें है हीट बाहर लिबरेट होता है। तो अगर कोई भी रिएक्शन में हीट का बाहर लाइब्रेट होना, बाहर निकलना, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So these are some properties of acid. Acid is sour in taste, it turns blue litmus red, dissolve in water, produce H plus ion, pH value is from 0 to 6. Some example is given over here, and it have it shows the exothermic reaction. So this is the property and the definition of acid. Now we are going to see how the acid react with different type of substances. एसिड का अलग अलग सब्सटेंस पे किस तरह का रिएक्शन होता है। द फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद मेटल। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है।
So whenever it is seen, whenever the acid reacts with metals, it produces salt and hydrogen gas. जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो हमेशा वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. So in the reaction, acid plus metal react to form salt and hydrogen gas. I will give the example. Say 2HCl, when it reacts with zinc, it gives ZnCl2 plus H2. Okay, इस तरह का ये रिएक्शन होता है. दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन बिकॉज जिंक 2 प्लस है, क्लोरीन -1 है. तो जिंक, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट में, हाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस. यू कैन नॉट राइट ZnCl क्योंकि तुम्हें पता है कि Zn का जो चार्ज है दैट इज 2 प्लस. तो अगर Zn 2 प्लस है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए यू रिक्वायर द 2 क्लोरीन का एटम. तो यहाँ पे 2 क्लोरीन जब आते हैं तो दैट बिकम अ क्लोरीन मॉलिक्यूल. तो ZnCl2, यहाँ पे क्लोरीन 2 आ गया तो इसलिए वहाँ पे भी हमें 2 ऐड करना है, इसलिए वहाँ पे हमें 2 HCl दिखाई दे रहा है. एंड वन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है. तो यू कैन नॉट राइट द हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H, तो इसलिए हमें H2 लिखना पड़ेगा. तो दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ बैलेंस रिएक्शन बिकॉज रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है. क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 क्लोरीन है. जिंक 1 है, जिंक प्रोडक्ट में भी 1 है. तो number of element present in the reactant is equal to number of element present in the product. ये दोनों equal है, that is the reaction are balanced. Okay, तो ये हम स्टडी कर रहे थे how the acid react with metal. जब भी you have to very remember this point. जब कभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो दैट इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. उसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना. नाउ व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट टू मेटल कार्बोनेट. एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट में वो कोई भी कार्बोनेट हो सकता है, कॉपर कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट. तो कोई भी कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट होता है तब उसका रिएक्शन क्या होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे फॉर्म. So when acid react with metal carbonate, it forms salt, carbon dioxide and water. तो यहाँ पे 3 तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. यू कैन से सॉल्ट तो मेन प्रोडक्ट है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये भी रिलीज होते हैं. So acid with metal carbonate, that is a production of salt, CO2 and H2O. Okay, uh, that is an example. HCl is an acid react with metal carbonate, that is sodium carbonate with a metal carbonate, and it produces 2NaCl. 2NaCl is a salt, and in addition of that CO2 and H2O, this is a byproduct. So always remember कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट के अलावा जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, now we are going to see more reaction of acid with different type of substances. Now in this we are going to study how does acid react with metal oxide. कोई भी मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन कैसे होता है और अगर रिएक्शन होता है तो उसकी प्रोडक्शन क्या होता है. तो whenever the acid react with metal oxide it always produce salt and water. जब कभी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका प्रोडक्शन हमेशा सॉल्ट और वाटर होता है. ओके, यहाँ पे एग्जांपल है कि HCl जब कॉपर ऑक्साइड, ओके, ऑक्सीजन आ गया so it become oxide, so that is the production of CuCl2 plus H2O. ध्यान देना कभी भी Cl2, Br2, I2, this all are indication of salt. कभी भी कोई भी मेटल के साथ Cl2 का जुड़ना, Br2 का जुड़ना, ये सब एक तरह का फॉल्ट है. ओके, तो हमेशा एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ जब कंबाइन होता है तो रिएक्ट करता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड व्हिच इज अ सॉल्ट एंड आल्सो द प्रोडक्शन ऑफ वाटर. नाउ
The next one is, how does the acid react with metal hydrogen carbonate? अगर एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हुआ तो उसमें क्या फॉर्मेशन होता है? तो जब कभी एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ऑलवेज देयर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी सेम कार्बोनेट की तरह रिएक्शन है, यहाँ पे भी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट water and carbon dioxide. Okay, so acid react with metal hydrogen carbonate and the product you will get is salt, water and carbon dioxide. I will show you the example. This is the HCl. It reacts with NaSCO3, the formation of salt, that is NaCl plus H2O plus CO2. Now, what happens when acid react with water? अगर एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम होता है? What type of reaction will take place? Whenever the acid produce H plus ion when dissolved in water, H plus cannot exist alone. तो कभी भी एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ होता है, कभी भी हम एसिड H प्लस आयन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन कभी भी अलोन सर्वाइव नहीं करता है। क्या होता है उसके बाद? दे कंबाइन विद द मॉलिक्यूल with water molecule to form hydronium ion, it conducts electricity. तो जब H प्लस आयन एसिड का जब हम वाटर में डालते हैं तो वो हमेशा क्या करता है कि H2O मॉलिक्यूल के साथ ये H प्लस का कॉम्बिनेशन होता है and that is the formation of H3O जिसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, and this hydronium ion are able to conduct electricity. It is a very good conductor of electricity. So this is a reaction which is given over here. H plus always combined with water to form hydronium ion. H3O is nothing but a hydronium ion. तो इस तरह का रिएक्शन होता है एसिड और वाटर के साथ। जब हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। Decrease in the H3O ion concentration per unit volume result in the formation of dilute acid. अगर H3O का डाइल्यूट करना मतलब अगर हम लोग कोई भी कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन जो होता है दैट बिकम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहला जो एसिड है दैट इज 100% कॉन्सेंट्रेट, अगर हमने उसके अंदर पानी मिलाना शुरू कर दिया तो दैट बिकम अ डाइल्यूट। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू, जो सिट्रिक एसिड होता है जो कि नींबू के अंदर प्रेजेंट होता है, तो जब हम कट करके उसको कट करके जब हम उसको ड्रिंक करने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ वेरी सार, बहुत खट्टा होता है। दैट मीन्स दे आर इन द कॉन्सेंट्रिक फॉर्म, इतना खट्टा होता है कि हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली कंज्यूम दैट स्मॉल नींबू। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर वाटर डिजोल्व करते हैं, सॉइल डिजोल्व करते हैं, शुगर डिजोल्व करते हैं और उसको एक प्रॉपरली सोल्यूशन बनाते हैं, तब हम उसको ड्रिंक करते हैं। तो जब हम वाटर डिजोल्व करते हैं उस वक्त वी आर एबल टू ड्रिंक, उस वक्त उतना वो खट्टा नहीं रहता है। तो आखिर हुआ क्या? तो कोई भी कॉन्सेंट्रिक सॉल्यूशन में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर क्या करता है उसको धीरे धीरे डाइल्यूट बनाता है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है। नाउ इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, काफी हाईली एक्सोथर्मिक है बिकॉज इसमें जो हीट बाहर लिबरेट होता है। Acid when dissolved in water release large amount of heat. तो कभी भी हम पानी के अंदर एसिड को डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलता है, इसके वजह से हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। If water is added to the concentric acid, then heat is generated may cause flush out and causes a burn. अगर हम डायरेक्टली एसिड को पानी के अंदर डालेंगे, कॉन्सेंट्रिक एसिड के अंदर अगर हम कॉन्सेंट्रिक एसिड को पानी के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो फटाक से उसके अंदर से हीट जनरेट होता है और मे भी चांस है कि उसकी चिंगारे उड़कर आग लगने का भी चांस है, बिकॉज वो काफ़ी हीट बाहर निकलने का कोशिश करता है अगर हम लोग पानी में डालेंगे। तो क्या करना चाहिए? अगर हमें एसिड और वाटर को डिजॉल्व करना है
मतलब वाटर में एसिड को डिसॉल्व करना, तो डायरेक्टली सडनली पूरा हम एसिड उसके अंदर नहीं डालने का, तो उससे आग लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए the burn exit must be added dropwise in the water with the constant stirring. So we have to use the dropper और उस वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज डालते हुए वी हैव द स्टरर। तो स्टरर एक स्टैंड की तरह होता है, उसमें क्या करो कि 2-3 ड्रॉप डालो, फिर उसको स्टर करो, फिर से डालो, फिर से स्टर करो। तो इस तरह के बाय स्टेरिंग एंड बाय एडिंग ड्रॉप वाइज ऑफ एसिड यू कैन मिक्स द एसिड। तो हम लोग एसिड और वाटर को इस तरह से डिजोल्व कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टली डिजोल्व करना इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है, बिकॉज कुछ एसिड जो है हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे लिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, हार्म नहीं करता है। बट देयर आर सम एसिड जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको कंज्यूम करने के हमको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उसमें से ज़्यादा H प्लस आयन बाहर निकलते हैं। तो ऐसे कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई एसिड जिसमें कि बहुत ज़्यादा H प्लस आयन निकल रहे, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, नहीं लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन बाहर निकलना, तो जिसमें कि ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें कम वो वीक एसिड। वॉट अबाउट द स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे H प्लस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे OH माइनस आयन ज़्यादा होते हैं। तो जिसमें OH माइनस आयन ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें OH माइनस आयन कम वो लैक बेस। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग, हियर वी आर फिनिश अबाउट द एसिड, जिसमें हमने डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, देन अगर हमें वाटर में डिजोल्व करना है तो किस तरह से उसको डिजोल्व करने का, ये हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेस। सेम थिंग हम स्टडी करेंगे अबाउट द बेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एंड व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ बेस विद द डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, तो सबसे पहला डेफिनेशन, when the substances dissolve in water, it releases OH minus ion is called base. तो जैसा एसिड का हमने डेफिनेशन स्टडी किया था, सेम डेफिनेशन बेस का भी है। तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, और ये एसिड और बेस का जो डेफिनेशन है जो मैं इधर डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एर्हेनियस थ्योरी। एर्हेनियस ने एक थ्योरी बनाया था, उसमें इसने ये क्लियर डेफिनेशन डिराइव किया है। तो कोई भी सब्सटेंस, व्हेन द सब्सटेंस, अगर हम सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें से H प्लस आयन बाहर निकल रहा है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ एसिड। अगर हम सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं, उसमें से OH माइनस बाहर निकलता है, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ बेस। So this is the definition of base. When the substance dissolves in water, if it is released OH minus ion, then such type of substance is called a base. Now we are going to study about what is the property of base. क्या property है base का? तो सबसे पहला it is bitter in taste. सेकेंड है हिट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड में क्या था, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पे क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो व्हेन द लिटमस पेपर, दैट इज द रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम सॉल्यूशन डालते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड टू ब्लू, दैट इज द फाइनल इंडिकेशन कि द गिवन सब्सटेंस इज डेफिनेटली अ बेस। अगर हमको ब्लू लिटमस पेपर दिया जाता है और उसके ऊपर किसी ने बोला कि सॉल्यूशन डाल के देखो, तो अगर वो बेस होगा तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, वो वैसी की वैसी रहेगा। तो यहाँ पे रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू कलर, बट ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट शो एनी इफेक्ट, वो ब्लू का ब्लू ही रहता है। एंड ये फाइनल इंडिकेशन है कि वो क्या है, दैट इज द बेस। Now, it produces OH minus when dissolved in water. ये भी एक important property उसका। Now,
आई एम टॉकिंग अबाउट द पीएच वैल्यू जो कि हमने एसिड में देखा था। तो एसिड का हमने क्या स्टडी किया था कि 0 से लेके 6 तक का जो रेंज है दैट कम अंडर एसिड। तो पीएच वैल्यू इफ इट इज 0 to 6 इट इज द एसिड, एंड अगर 8 से 14 तक होगा तो दैट बिकम अ बेस। तो एक बीच में बचता है 7, तो वो क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रल। ना वो एसिड ही होता है और ना ही बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है। Here also some base show the exothermic reaction। अगर हमने NaOH को पानी के अंदर डिजोल्व करने की कोशिश किया तो उसके अंदर से हीट बाहर लिबरेट होता है जिसके कारण टेस्ट ट्यूब गर्म होता है। तो whenever the heat is liberate out, such type of reaction is known as a exothermic reaction। Example here given, that is NaOH and AOH। ठीक है, so this point you can write during if you writing a differences between, तो difference between के तौर पे हम लोग ये 4-5 पॉइंट या 6 पॉइंट है तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे डेफिनेशन काफी इजी है, रिएक्शन काफी इजी है, अगर इसको प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस भी बहुत इजी है। तो एक बार इसके थ्रू जाना, एक बार इसको कर लेना, तो फिर हमें बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर, जस्ट वी हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी concept। That is very simple. Now I'm going to teach you what is the reaction of base। Different type of substance का हाँ कैसा रिएक्शन होता है बेस के साथ। तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ मैटर, बेस का मेटल के साथ कैसा रिएक्शन होता है। तो whenever the base react with matter, it always forms the salt and hydrogen gas। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड sorry, salt and hydrogen gas। See, base plus metal give salt and hydrogen gas। You can see the example, that is 2NaOH plus Zn give Na2ZnO2 plus H2। This is a salt and that is a hydrogen gas। This reaction is possible only with the reactive metal like sodium and potassium। तो ये रिएक्शन जो है हमने जो स्टडी किया पर रिएक्शन की जब बेस कोई मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो दैट इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बट ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल ऐड करें, मतलब सोडियम और पोटेशियम के साथ ही ये रिएक्शन होना पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम कुछ और डालते हैं तो दैट reaction is not possible। So it is very compulsory कि बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करना है, that is the production of salt and hydrogen। तो वहाँ पे we have to use the reactive metals such as sodium and potassium, then the reaction will be happen, otherwise it will not। बेस also react with non-metal to form salt and water। तो बेस नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है और हमेशा that is the formation of salt and water। नाउ बेस इन वाटर, जैसा हमने एसिड इन वाटर स्टडी किया था कि एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दैट इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, वहाँ पे H3O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था। सेम वे बेस और वाटर का कैसा रिएक्शन होता है। तो बेस प्रोड्यूस OH आयन when dissolved in water। बेस soluble in water called alkali। तो जैसे ही बेस हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं वैसे OH माइनस बाहर निकलना शुरू हो जाता है और बेस जो पानी में completely dissolve होता है, such type of base, because all the base are not completely soluble in water। तो जो बेस completely soluble in water है इसको you can see alkali, और ये भी proper electricity conduct करता है। Decreasing OH concentration per unit volume result in the dilution of base। तो जैसा हमने एसिड में स्टडी किया था कि H प्लस आयन का डिक्रीज होना, इसके कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होना पर यूनिट वॉल्यूम में, ये इंडिकेट करता है कि द एसिड बिकम डाइल्यूट। सेम वे अगर OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में तो हियर ऑल्सो दैट इज द डाइल्यूशन ऑफ बेस। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक बेस इज कन्वर्टेड इनटू डाइलेटिक फॉर्म। To make a basic solution, base must be added dropwise in water with constant stirring so the heat generated spread in water. It is the exothermic reaction।
तो अगर हमें बेस का सॉल्यूशन बनाना है, बेसिक सॉल्यूशन बनाना है, तो हाउ यू कैन मेक अ बेसिक सॉल्यूशन? तो सेम वे हमें क्या करना है, वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज बेस डालना है और उसको स्टर करना है। स्टर करने से क्या होगा कि जो भी हीट है वो पूरा पानी के अंदर स्प्रेड होगा। एंड यू कैन फील, अगर हम लोग ये टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें टेस्ट ट्यूब ऐसा गर्म सा फील होगा। और जब ये टेस्ट ट्यूब गर्म सा फील होगा मतलब हीट बाहर लिबरेट हो रहा है। अगर हीट बाहर लिबरेट हो रहा है तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ व्हाट इज इंडिकेटर? तो हमने एसिड और बेस क्या होता है वो हमने टोटली फिनिश कर दिया। बेस का ज़्यादा टाइप का रिएक्शन है भी, उसकी प्रॉपर्टी, उसका रिएक्शन, उसका डेफिनेशन, ये हमने टोटली स्टडी कर दिया। अब इंडिकेटर क्या होता है, कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। इंडिकेटर इज समथिंग समथिंग लाइक कि हमें उसको देख के पता चलना चले कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यू नो द इंडिकेटर हमारा जो सिग्नल होता है, इंडिकेटर इज समथिंग लाइक अ सिग्नल। जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो ट्रैफिक सिग्नल देख के यू कैन आइडेंटिफाई कि ग्रीन कलर है मतलब वो स्टार्ट का सिग्नल दे रहा है कि हम जा सकते हैं, गो का सिग्नल है। अगर रेड कलर है तो स्टॉप का सिग्नल है, अगर ऑरेंज कलर है तो थोड़ा स्लो हो जा, ऐसा इंडिकेशन है। तो यहाँ पे वी आर यूजिंग द टर्म इंडिकेटर लाइक अ सिग्नल। और यहाँ पे हम इंडिकेटर इसलिए यूज करें बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी कि क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेटर कहाँ पे यूज हो रहा है, हमें यहाँ पे एसिड और बेस को इंडिकेट करना है। ठीक है, so what is indicator? Indicator are those substances which tell us whether a substance is acid or base by the change in color. तो पे इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें क्लेरिफाई करता है, जो हमें ये बताता है कि जो सब्सटेंस है हमारे पास वो एसिड है क्या बेसिक है। और ये कैसे पता चलता है, बाय द चेंज इन कलर। जैसे हमने लिटमस पेपर के बारे में स्टडी किया था कि अगर वो एसिड है तो क्या होगा, दैट विल ब्लू टू रेड, अगर वो बेस है तो रेड टू ब्लू। ठीक है, नाउ एग्जांपल इज लिटमस सॉल्यूशन। देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंडिकेटर। सबसे पहला है olfactory इंडिकेटर। तो olfactory इंडिकेटर क्या है, दो substances whose order change in acidic or basic media are called olfactory indicator, for example clove, vanilla and onion। तो कुछ ऐसे substances जिसका स्मेल चेंज हो जाता है, एसिडिक में कुछ अलग होता है और बेसिक में कुछ अलग होता है। तो बिकॉज ऑफ द स्मेल यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वो एसिड है कि बेस है। जैसा क्लव, वेनिला और ऑनियन, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया। ऑनियन का स्मेल आना मतलब वो इंडिकेट करता है कि एसिड। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया है जिसके स्मेल से अगर हमें पता चला कि वो एसिड है कि बेस है, तो उस टाइप के इंडिकेटर को वी आर सेइंग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। The next is natural indicator. We have the natural indicator that is known as the liquid turmeric, जो कि पहले यूज करते थे, and today we are using the litmus paper. Litmus paper बनता किससे है, तो we have the lichens. As you know what is lichen? So lichens is nothing but a combination of algae and fungus. लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अल्गे एंड फंगस। अल्गे और फंगस दोनों मिलकर, दोनों की प्रॉपर्टी मिलकर एक नया जनरेशन स्टार्ट किया जिसको हम लाइकेंस कहते हैं। और उन लाइकेंस में से लिटमस पेपर को बनाया जाता है। ओके, तो you have to always remember कि लिटमस पेपर बनता क्या है, तो लिटमस पेपर आर मेड फ्रॉम द लाइकेंस। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। नाउ साइंटिफिक इंडिकेटर, साइंटिफिक इंडिकेटर मीन्स मैन मेड इंडिकेटर, जो कि हमने प्रोड्यूस किया है, हमने बनाया है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस। तो वी आर मोस्टली यूजिंग द मिथाइल ऑरेंज और फेनोक्सिलीन। ये एसिड और बेस को जब टाइट्रेशन करते हैं, जब हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिड है कि बेस है, तो वी आर यूजिंग दिस टू टाइप ऑफ इंडिकेटर। एक तो है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फेनोक्सिलीन। तो दिस आर सम इंडिकेटर जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस हमारे को दिया गया है, हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है, विद द हेल्प ऑफ स्मेल, जिसको हम ऑल्फैक्टरी बोल रहे हैं। नेचुरल इंडिकेटर यू नो दैट टर्मरिक और लिटमस, और सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज और फेनोक्सिलिन।
Now you're going to study the simple type of reaction क्योंकि तुमने already study किया है. You are already studying the 8th standard. What is neutralization reaction? A very simple reaction. We will give. We are going to study. I will show some definition, also some reaction, ki how the acid and base are react with each other and what they form. So neutralization is very simple reaction. When acid and base react with each other to form salt and water, and such type of reaction is known as the neutralization. Always remember कि जब कभी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट यही बनता है. दैट इज अ फॉर्मेशन, ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. एंड इस तरह के रिएक्शन को यू कैन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो दैट इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. So HCl is the acid, NaOH is a base. When these two acid and base react with each other, there is a formation of salt, that is NaCl, and also H2O, that is water. Now what is salt? Salt is obtained when the hydrogen of acid are replaced by metal. तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है? तो सॉल्ट जो है इस तरह से बनता है कि एसिड में से H प्लस आयन को निकाल कर जब उसमें कोई मेटल ज्वाइंट होता है then there is a formation of salt. For example, HCl में से H निकल कर अगर सोडियम मेटल को ऐड करते हैं तो that is a formation of NaCl. वो क्या है? एक तरह का सॉल्ट है. सेम वे HCl में से हम H निकाल के K को ऐड करते हैं तो that is a formation of KCl, that is a salt. CaCO3. ओके. तो यहाँ पे कार्बोनेट में अगर सॉल्ट, कार्बोनेट में अगर कैल्शियम का ऐड होता है तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. तो दिस आर सम टाइप ऑफ सॉल्ट जो कि H प्लस आयन फ्रॉम द एसिड को निकाल के उसके बदले रिप्लेस करके हम जब मेटल को ऐड करते हैं तो such type of reaction, such type of reaction is known as a salt. Now what is neutral salt? So we are going to study about neutral salt क्या होता है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दैट इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट जिसका पीएच होता है 7. ना एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट जिसका पीएच जो होता है वो क्या होता है? -7. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यहाँ आपस में रिएक्ट करते हैं और that is a formation of acidic salt और जिसका pH because acidic है तो उसका pH less than 7 होता है. Now basic salt, strong base, weak acid ये दोनों आपस में react करते हैं and that is a formation of basic salt जिसका pH जो होगा that is more than 7. Now we are going to study about the common salt. Common salt क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड जो कि हमें सी से मिलता है उसको वी आर सेइंग कि कॉमन सॉल्ट. मोस्टली जो सी वाटर होता है उसको हीट करने के बाद जो हम सॉल्ट खाते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉमन सॉल्ट. इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज होता है. हम लोग डायरेक्टली सी वाटर को ड्राई करके और डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे गंदगी मिला होता है, इम्प्योरिटीज होता है. इसकी वजह से वो ब्राउन कलर दिखाई देते हैं. एंड सच ब्राउन कलर इज ऑल्सो नोन एज द रॉक सॉल्ट, जिसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं. ठीक है. तो जब इसको प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफाई करने के बाद जो खाते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद ही खाते हैं उसमें से इम्प्योरिटी हम सब बाहर निकाल देते हैं. नाउ व्हाट इज पीएच स्केल? बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने पीएच के बारे में अब तक हम लोग स्टडी कर रहे थे कितना पीएच होना चाहिए, उतना पीएच होना चाहिए. एसिड का पीएच 0 to 6 है, बेस का 8 to 14 है, 7 जो है वो न्यूट्रल है. तो पीएच स्केल है क्या, इसका मेजरमेंट किस तरह से होता है? So it is a scale for measuring the high hydrogen ion concentration in the solution. तो जैसा हमने बताया, हमने स्टडी किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है या स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो किसके भरोसे होता है? अगर मैक्सिमम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिस एसिड में मैक्सिमम हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं. जिसमें OH माइनस ज्यादा प्रेजेंट है उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं.
जिसमें कम है वो वीक एसिड है, जिसमें कम OH माइनस है उसको वीक बेस कहते हैं। तो ये स्केल जो है हाइड्रोजन का आयन कॉन्सेंट्रेशन स्टडी करता है। मतलब वो उसका जो रीडिंग है दैट टोटली बेस्ड ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है। It is just a number which indicate that the acidic or basic nature of the solution. तो एक नंबर है जो कि 0 से लेकर 40 तक दिया हुआ है, और उस नंबर से you can identify कि the given solution is acidic or basic. This scale range from 0 to 14 given by the scientist Sorensen gave this scale. So इसका जो number है that is start from 0 to 14, and this was given by a famous scientist that name is Sorensen K. इसीलिए उसका नाम pH scale है. You can see the pH meter over here. The pH scale है with a different color. 0 से 6 is acidic, 7 is neutral, 8 to 14 is alkaline, or you can see a basic. ठीक है, अब एसिडिक में कितना एसिड है, तो जिसका 0 1 2 3 टिल 3, द एसिडिक द एसिड इज नोन एज द हाईली एसिडिक। जो भी जिस सॉल्यूशन मतलब एसिड सॉल्यूशन का पीएच अगर 0 से 3 होता हो काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं, और उसके बाद दैट इज लेस एसिडिक, 7 इज न्यूट्रल एंड 8 9 10 अगर ये आते हैं तो दैट इज अ वीक बेसिक, और उसके ऊपर जब जाते हैं 11 12 13 14 दैट बिकम अ मोर बेसिक। So this is a pH scale जिसके थ्रू यू कैन फाइंड यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा सॉल्यूशन, और पीएच कलर के थ्रू यू कैन आइडेंटिफाई। आजकल पीएच मीटर है तो उसके अंदर प्रॉपर रीडिंग बताता है कि 5.5 है या 6.2 है, तो उसके थ्रू में तो पहले जो होता था ये दिस इज मतलब पीएच पेपर, पीएच पेपर का अलग अलग कलर होता है। हम पीएच पेपर में सॉल्यूशन डालेंगे, अगर इनमें से कोई भी कलर का फॉर्मेशन होता है तो जस्ट वी हैव टू मैच दैट कलर, and so you can identify कि acidic के neutral है क्या basic है। Now we are going to study the last topic of this lecture। के बाद that is a different type of reaction जो कि हम study करने वाले हैं, that is NaOH का preparation, उसका molecular formula, फिर उसको किस तरह से यूज करते हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आज जो है दे आर dealing with the last topic of this lecture, that is important of pH in everyday life। क्या लगता है pH का important हमारे लाइफ में क्या important है? तो one by one they are going to see what is the important of pH in everyday life। pH बहुत important है हमारा डे टू डे एक्टिविटी के लिए। अब बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8, तो जो हमारा बॉडी का इंटरनल वर्क होता है, जो इंटरनल फंक्शन और बॉडी परफॉर्म कर रही है, तो उसका पीएच जो होता है दैट इज 7.0 टू 7, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होना चाहिए हमारे बॉडी का सोल्यूशन। तो अगर हमारे बॉडी का पीएच न्यूट्रल है तो हमारा बॉडी का जो वर्क है, इंटरनल वर्क जो चल रहा है हमारे बॉडी का, दैट विल बी मैक्सिमम, मतलब प्रॉपरली अपना काम करते हैं अगर हमारा पीएच 7.0 टू 7.8 है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी को प्रॉपर फंक्शन, इंटरनल वर्गन ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन करने के लिए 7.0 टू 7.8 का पीएच होना वेरी कंपल्सरी। नेक्स्ट, acid rain pH 5.6 affect the aquatic organism। ये देखा गया है कि अगर 5.6 भी ओके है, 6.8 मतलब 5.6 के अबाव हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्वेटिक एनिमल को। अगर 5.6 या 5.6 से नीचे है तो इससे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को बहुत ही डैमेज होता है, बिकॉज दैट बिकम एसिडिकली, उसका पूरा वाटर का सॉल्यूशन फुल एसिडिक बना देता है, and the aquatic organism are not able to survive in such type of solution। तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उनको सर्वाइव करने। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या अगर हमारा बॉडी का पीएच 7 टू 7.8 ना हो, क्या हमारे बॉडी का इंटरनल वर्क नहीं होता है? नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमारे बॉडी का पीएच 7.0 टू 7.8 नहीं है, अगर सपोज हमारे बॉडी का ज़्यादा हो गया
सपोज मेरा पीएच बॉडी का जो पीएच है दैट इज 6.0 या 5.0 या 8.0 इस तरह से हो गया, तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल वर्क है वो टोटली स्टॉप हो जाता है, बट द प्रोसेस बिगन वेरी स्लो। वो धीरे धीरे अगर हाईली एसिडिक की और हमारा बॉडी का पीएच बढ़ते जा रहा है, वैसे हमारे बॉडी का जो इंटरनल वर्क है वो धीरे 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 क्या होता है दैट बिकम स्लो। वो मैक्सिमम जो होता है ना वो वर्क नहीं कर पाता। तो मैक्सिमम वर्क करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बॉडी का पीएच जो है दैट इज ऑलवेज इन न्यूट्रल, ना वो एसिडिक हो और ना वो बेसिक हो। तो अगर एसिडिक और बेसिक ना होते हुए अगर वो न्यूट्रल पे है तो हमारा बॉडी का इंटरनल वर्क जो है, डाइजेशन की प्रॉपर्टी, एक्सक्रिएशन की प्रॉपर्टी, रिस्पिरेशन की प्रॉपर्टी, ये सब हमारा इंटरनल ब्रेकडाउन की प्रॉपर्टी, तो दिस बिकम अ वेरी सिस्टमैटिक। वो अपना काम प्रॉपर टाइम टू टाइम करेंगे तो इंटरनल प्रॉब्लम हमें नहीं होता। पीएच में गड़बड़ होना तो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पीएच जो है 7.0 से लेके 7.8 तक न्यूट्रली बनाए रखें। तो ज़्यादा एसिडिक भी खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा बेसिक भी नहीं। तो एसिड बेस का कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी के अंदर इक्वल हमें होते रहना चाहिए। प्लांट नीड स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच ऑफ द सॉइल। तो हर एक प्लांट का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। किस प्लांट को न्यूट्रल सॉइल रिक्वायरमेंट है, किसी प्लांट का एसिडिक टाइप ऑफ सॉइल रिक्वायरमेंट है, किसी को बेसिक टाइप का सॉइल रिक्वायरमेंट है। तो डिपेंड अपॉन द वैरायटी ऑफ प्लांट दे आर रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ पीएच। तो इस हिसाब से सॉइल का पीएच मेंटेन करना पड़ता है और द प्लांट विल बी ग्रो डेफिनेटली एट दैट टाइप ऑफ सॉइल। Acid produced by the stomach help in digestion. If too much acid is formed, people take antacid, example milk of magnesia. तो यू नो कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर दैट इज सिक्रेशन ऑफ एचसीएल। हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है एचसीएल। एंड इफ यू नो कि एचसीएल और H2SO4 ये जो दो एसिड है दैट इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि बहुत ही हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। उसके बाद हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होना एचसीएल का, बिकॉज एचसीएल इसलिए प्रोड्यूस होता है कि वो प्रॉपर डाइजेशन करे, हमारे बॉडी में जो भी फूड मटेरियल गया उसका प्रॉपर डाइजेशन के लिए ये सीक्रेट होता है। लेकिन अगर हम फूड नहीं खा रहे और हमारे स्टमक में अगर एसिड का सिक्रेशन बढ़ते जा रहा है तो दैट बिकम अ एसिडिटी। So to reduce such type of acid, we have to take the antacid, or that is milk of magnesium. Mostly जिसको acidity की problem होता है, तो they are taking the ENO. What is ENO? ENO is nothing but a base. तो जैसे हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो गया, हमने जब इनो लिया, इनो इज अ बेस, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारा जो पेट का प्रॉब्लम है, जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट होता है। Now, food decay starts when the pH in mouth is lower than 5.5. तो हमारा pH जो है माउथ का अगर 5.5 से नीचे आया तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया आर एक्टिव। 5.5 में बैक्टीरिया काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो टीथ के बीचों बीच, मतलब टीथ में फंसा हुआ खाना जो होता है उसको ढूंढ ढूंढ के उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। इंस्टीड ऑफ दैट हमारे टीथ को, फूड के साथ हमारे टीथ को भी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ब्रेक डाउन करना शुरू होता है वैसे हमारा दांत जो है दैट बिकम अ स्पॉइल, वो सड़ना शुरू होता है। तो फूड के अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारे दांत को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये कब होता है, जब उसका पीएच 5.5 से कम। तो जब हम सॉल्ट वाला टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगेन सॉल्ट, ठीक है, तो उसके अंदर बेस कंटेंट होता है, तो आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर उससे वो प्रॉब्लम, टूथ डिके का प्रॉब्लम तो हमें नहीं होता है। These things produce acid which cause a pain and irritation. Use of baking soda on the sting area keep relief. तो बी एंट होता है या कोई मधुमक्खी है जब किसी को बाइट करता है तो एक तरह का वो एसिड रिलीज करते हैं उसके बॉडी में, दैट इज अ फॉर्मिक एसिड। तो जैसे वो हमारे बॉडी में जाता है, इंजेक्ट करते हैं दैट इज फॉर्मिंग एसिड, तो इट कॉजेस अ पेन, नहीं तो इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे बेकिंग सोडा या इस तरह का कोई बेस यूज करें उस एरिया में जहाँ पे बी ने इंजेक्ट किया है, बी ने स्टिंग उसके अंदर इंजेक्ट किया है,
तो अगर वहाँ पे हम बेस यूज करें, बिकॉज जो बी अंदर इंसर्ट करती हुई एक टाइप का एसिड है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो जैसे हमने बेस अप्लाई किया वहाँ पे, तो कैसा होगा कि एसिड और बेस जैसे काटने के बाद फटक से वहाँ पे कोई बेस अप्लाई करो, तो कैसा होगा कि एसिड और बेस ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और जैसे रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होना विल गेट अ मैक्सिमम वेरी क्विकली रिलीफ बाय अप्लाइंग द बेस दैट एरिया। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। और इस तरह से we have finished our first lecture of chemistry, that is acid and base. In the next lecture, we are going to discuss about uh, the preparation of various type of salt. इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर कैल्शियम ऑक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरह का रिएक्शन जो है, प्रिपरेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिएक्शन, ये सब हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।